वह सिर्फ एक पुराना रेडियो नहीं था, वह मेरी मृत पत्नी की आखिरी निशानी थी। जब मेरी बहू ने उसे कचरे में फेंका, तो उसने सिर्फ एक मशीन नहीं, मेरे सब्र का आखिरी धागा तोड़ दिया था। नमस्कार, मैं विवेक वर्मा और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वह शायद हर उस माता-पिता के दिल का दर्द है, जो अपने ही बनाए घोंसले में एक अनचाहे मेहमान बनकर रह जाते हैं। मेरा नाम कमलेश त्रिपाठी है, उम्र 62 साल। मैं वाराणसी के मुख्य डाकघर के एक पोस्टमास्टर के पद से सेवानिवृत्त हुआ था। मेरी पूरी ज़िंदगी चिट्ठियों, मनी ऑर्डर और दूसरों की खुशियों का हिसाब रखने में बीत गई। मैंने और मेरी स्वर्गीय पत्नी रेवती ने अपनी पाई-पाई जोड़कर शहर के एक शांत कोने में रेवती निवास नाम का एक छोटा-सा लेकिन खूबसूरत घर बनाया था। घर के आगे एक बड़ा-सा बरामदा था, जहाँ रेवती ने तुलसी का चबूतरा और चमेली के पौधे लगाए थे। रेवती के जाने के बाद वह बरामदा और मेरा एक पुराना आकाशवाणी का रेडियो, बस यही मेरी दुनिया बच गई थी। लेकिन मेरे बेटे सौरभ और मेरी बहू नेहा के लिए मैं और मेरी यादें दोनों ही इस घर के सबसे फालतू और पुराने सामान थे। वे दोनों एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। उनका रहन-सहन, उनका पहनावा, उनकी सोच, सब कुछ इस पुराने घर की मिट्टी से बहुत अलग था। शुरुआत में मुझे लगा कि शायद 2 पीढ़ियों का अंतर है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। पहले उन्होंने मेरे खाने का समय बदला, फिर मेरे कमरे के पुराने लेकिन मजबूत फर्नीचर को हटाकर अजीब सा कांच और लोहे का सामान रख दिया और फिर मेरी मौजूदगी ही उन्हें खटकने लगी। उस दिन मंगलवार की सुबह थी। मैं अपने बरामदे में बैठा रेडियो पर पुराने भजन सुन रहा था। तभी नेहा अपने नुकीले सैंडल से फर्श को खटखटाती हुई बाहर आई। उसके चेहरे पर हमेशा रहने वाला वह अजीब-सा गुस्सा आज कुछ ज़्यादा ही था। "यह क्या सुबह-सुबह शोर मचा रखा है बाबूजी? मेरे सिर में दर्द हो रहा है और इस कबाड़ से तो मुझे वैसे ही नफ़रत है।" इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, उसने आगे बढ़कर मेरे उस पुराने रेडियो का तार झटके से खींचा और उसे उठाकर सीधा बाहर कूड़ेदान के पास फेंक दिया। रेडियो के लकड़ी के खोल के टूटने की आवाज़ मेरे दिल पर किसी पत्थर की तरह लगी। वह सिर्फ एक रेडियो नहीं था, वह रेवती की याद थी। "नेहा, यह तुमने क्या किया? यह तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी थी।" मेरी आवाज़ काँप रही थी। तभी सौरभ अंदर से अपना लैपटॉप बैग लिए बाहर आया। मुझे लगा मेरा बेटा अपनी पत्नी को इस बदतमीजी के लिए टोकेगा, लेकिन उसने जो कहा उसने मेरे भीतर के पिता को हमेशा के लिए मार दिया। "अरे पापा, क्यों सुबह-सुबह कलेश कर रहे हो? नेहा सही तो कह रही है। वैसे भी हम इस पुराने बरामदे को तुड़वाकर वहाँ अपनी नई गाड़ी के लिए पार्किंग बनवा रहे हैं। कल से ठेकेदार आ जाएगा। आप अपना बोरिया बिस्तर पीछे वाले छोटे कमरे में शिफ्ट कर लीजिएगा।" यह कहकर वो दोनों अपनी गाड़ी में बैठे और चले गए। मैं वहीं उस टूटे हुए रेडियो के पास खड़ा रह गया। मेरी आँखों में आँसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसी आग सुलग रही थी, जिसने मेरे भीतर के उस अंधे प्रेम को भस्म कर दिया था, जो एक पिता को अंधा बना देता है। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि उम्र के इस पड़ाव पर किसी भी माता-पिता को इस तरह के तिरस्कार का सामना नहीं करना चाहिए, और अगर आपके दिल में भी यह कहानी उतर रही है, तो अभी मेरे चैनल वर्मा स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही सच्ची और जज़्बातों से भरी कहानियाँ आप तक पहुँचाने की हिम्मत देता है। कृपया अभी सब्सक्राइब करें और इस कहानी का हिस्सा बनें। उस दिन दोपहर को मैं पेंशन का कुछ काम निपटाने अपने पुराने बैंक गया। वहाँ मेरे एक पुराने मित्र दीननाथ जी मैनेजर थे। बातों-बातों में दीननाथ जी ने मुझसे एक ऐसी बात कही, जिसने मेरे पैरों तले ज़मीन खिसका दी। "कमलेश बाबू, सौरभ बेटे का वह नया बिज़नेस कैसा चल रहा है? 25 लाख का जो लोन उसके घर के कागज़ातों पर लिया है, उसकी किस्तें तो वह समय पर भर रहा है ना?" मैं सुन्न रह गया। 25 लाख का लोन? दीननाथ, तुम यह क्या कह रहे हो? मैंने तो कभी किसी कागज़ पर हस्ताक्षर ही नहीं किए, और यह घर तो मेरे नाम पर है। दीननाथ जी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने तुरंत फाइल मंगवाई। मैंने जब वह फाइल देखी, तो मेरी आँखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरे बेटे सौरभ ने मेरी फर्जी दस्तखत करके मेरे ही घर को गिरवी रख दिया था। उसने मुझे एक बार भी बताना ज़रूरी नहीं समझा। वह और उसकी पत्नी जिस आलीशान ज़िंदगी का दिखावा कर रहे थे, वह मेरी ज़िंदगी भर की कमाई और मेरे घर की नींव को खोखला करके बनाई जा रही थी। वे सिर्फ बदतमीज़ नहीं थे, वे अपराधी थे। उन्होंने मेरे विश्वास का ही नहीं, बल्कि कानून का भी कत्ल किया था। उस रात जब वे घर लौटे, तो मैं अपने कमरे में चुपचाप बैठा था। वे सोच रहे थे कि मैं एक डरा हुआ, बेबस बूढ़ा हूँ, जो पीछे वाले कमरे में अपनी ज़िंदगी के बचे हुए दिन गिनेगा। लेकिन वे नहीं जानते थे कि एक पोस्टमास्टर, जिसने ज़िंदगी भर सरकारी नियमों और कानूनों के बीच काम किया है, वह चुप बैठने वाला नहीं था। मेरे अंदर का पिता उस दिन मर चुका था, और अब सिर्फ एक आत्मसम्मानी व्यक्ति जिंदा था, जिसे अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी थी। अगले 3 दिन मैंने घर से बाहर बहुत दौड़-भाग की। मैं अपने एक पुराने परिचित वकील मिश्रा जी के पास गया। मैंने उन्हें सारी सच्चाई बताई और सारे बैंक के कागज़ात दिखाए। मिश्रा जी भी यह सब देखकर हैरान रह गए।
कमलेश बाबू, ये तो सरासर धोखाधड़ी है। अगर हम चाहे तो सौरभ को आज ही पुलिस के हवाले कर सकते हैं। नहीं मिश्रा जी, मैंने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। उसे जेल भेजकर मैं अपने घर की इज्जत सड़क पर नहीं उछालना चाहता। मुझे उसे एक ऐसा सबक सिखाना है जो उसे ज़िंदगी भर याद रहे और मेरा घर भी सुरक्षित रहे। मैंने मिश्रा जी के साथ मिलकर एक बहुत ही मजबूत कानूनी योजना बनाई। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी और प्रोविडेंट फंड का पैसा निकाला और एक ही बार में बैंक का वह सारा कर्ज चुका दिया जो सौरभ ने मेरे नाम पर लिया था। घर के कागजात वापस अपने कब्जे में लेने के बाद मैंने एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट बनवाया, रेवती विद्यापीठ। मैंने अपने घर रेवती निवास की पूरी वसीयत उस ट्रस्ट के नाम कर दी, जिसके तहत मेरे जीते जी इस घर में मेरे अलावा कोई नहीं रह सकता था। और मेरे मरने के बाद यह घर गरीब बच्चों के लिए एक मुफ्त स्कूल बन जाएगा। इतना ही नहीं, मैंने शहर के सबसे बड़े अखबार दैनिक जागरण में एक सार्वजनिक नोटिस छपवा दिया जिसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि मैं अपने बेटे सौरभ और उसकी पत्नी नेहा को उनके दुर्व्यवहार और धोखाधड़ी के कारण अपनी सारी चल अचल संपत्ति से बेदखल करता हूं और अब उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। कहानी के इस रोमांचक मोड़ पर मैं विवेक वर्मा आपसे एक बार फिर से अनुरोध करता हूं कि अगर आपको एक पिता का यह कड़ा लेकिन सही फैसला पसंद आ रहा है तो बिना सोचे वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लें। आपका सब्सक्राइब करना ही हमारे इस प्रयास की सबसे बड़ी सफलता है। परिवार के सम्मान की ऐसी ही कहानियों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। रविवार की सुबह थी। सौरभ और नेहा बहुत खुश लग रहे थे। आज ठेकेदार आने वाला था मेरे उस बरामदे को तोड़ने, जहां मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल बिताए थे। सुबह ठीक 10 बजे ठेकेदार अपने मजदूरों के साथ आ गया। सौरभ बाहर बरामदे में खड़ा होकर बड़ी शान से उन्हें निर्देश दे रहा था। यह पूरा हिस्सा आज शाम तक साफ हो जाना चाहिए। यहाँ मुझे अपनी नई गाड़ी खड़ी करनी है। मैं अपने कमरे से बाहर निकला। मेरे हाथ में एक लाल रंग की फाइल थी। मैंने अपनी आवाज़ में पूरी ताकत भरते हुए कहा, रुक जाओ। इस घर की एक ईंट भी अपनी जगह से नहीं हिलेगी। मेरी कड़कती आवाज़ सुनकर ठेकेदार और मजदूर रुक गए। सौरभ ने मेरी तरफ एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ देखा। पापा, आप फिर शुरू हो गए। मैंने कहा था ना कि आप अंदर आराम कीजिए, यह मेरा फैसला है और यह काम होकर रहेगा। नेहा भी पीछे से आ गई और ताना मारते हुए बोली, इनकी तो आदत ही है हर अच्छे काम में रुकावट डालने की। बाबूजी, यह नया जमाना है, अब आपके पुराने ख्यालों से यह घर नहीं चलेगा। मैंने बिना कोई भाव बदले वह लाल फाइल सौरभ के सीने पर दे मारी। इसे पढ़ो सौरभ, और बहुत ध्यान से पढ़ो। सौरभ ने झुंझलाते हुए फाइल खोली। जैसे जैसे उसकी नज़र उन पन्नों पर दौड़ रही थी, उसके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ता जा रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। वह कागज़ मेरी संपत्ति का ट्रस्ट डीड था और साथ में अखबार की वह कटिंग जिसमें उसे बेदखल करने की घोषणा थी। यह सब क्या है पापा? आपने इस घर को एक ट्रस्ट के नाम कर दिया और यह मुझे बेदखल करने का नोटिस। आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरा इस घर पर कानूनी हक है। सौरभ की आवाज़ अब लड़खड़ा रही थी। हक? मैं जोर से बोला। हक कमाया जाता है सौरभ, चोरी नहीं किया जाता। तुमने मेरे फर्जी दस्तखत करके बैंक से 25 लाख का जो लोन लिया था वह मैंने चुका दिया है। बैंक के सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक रिपोर्ट दोनों मिश्रा वकील के पास सुरक्षित हैं। अगर तुमने इस घर की एक भी ईंट को छूने की कोशिश की तो मैं सीधे धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज करवाऊंगा और तुम दोनों पति पत्नी कल सुबह जेल की सलाखों के पीछे होगे। नेहा जो अब तक मगरमच्छ होकर खड़ी थी नेहा जो अब तक मगरूर होकर खड़ी थी, कांपने लगी। बाबूजी, आप अपने ही बेटे को जेल भेजेंगे? हम जाएंगे कहाँ? जहाँ तुम्हारा मन करे, मैंने अत्यंत शांत स्वर में कहा। जिस दिन तुमने मेरी रेवती की निशानी उस रेडियो को कचरे में फेंका था, उस दिन तुमने खुद को मेरे दिल से कचरे की तरफ बाहर फेंक दिया था। यह घर अब रेवती विद्यापीठ है। यहाँ सिर्फ विद्या और संस्कारों का सम्मान होगा, तुम जैसे धोखेबाजों का नहीं। तुम्हारे पास अपना सामान बांधने के लिए ठीक 1 घंटे का समय है। उसके बाद अगर तुम मुझे इस घर में दिखे तो पुलिस तुम्हें यहाँ से ले जाएगी। वे दोनों निशब्द रह गए। उन्हें समझ आ गया था कि उन्होंने जिस बूढ़े शेर को मरा हुआ समझ लिया था, उसकी एक दहाड़ ने उनके सारे घमंड को चकनाचूर कर दिया था। भारी मन और झुकी हुई नज़रों के साथ वे दोनों 1 घंटे के लिए भीतर अपना सामान लेकर उस घर से हमेशा के लिए चले गए। आज इस घटना को पूरे 6 महीने बीत चुके हैं। मैंने अपने बरामदे में एक बड़ा सा ब्लैक बोर्ड लगा लिया है। अब वहाँ सौरभ की कोई महंगी गाड़ी नहीं खड़ी होती, बल्कि मोहल्ले के 10-12 गरीब बच्चे आकर मुझसे गणित और हिंदी पढ़ते हैं। जब वे बच्चे मुझे मास्टर जी कहकर बुलाते हैं तो मुझे अपनी पत्नी रेवती के मुस्कुराने का एहसास होता है। मैंने अपना एक नया रेडियो भी खरीद लिया है, जिस पर अब भजन और गज़लें गूंजती हैं। घर में कोई कीमती सामान नहीं है, लेकिन मेरे स्वाभिमान की कीमत अब करोड़ों में है। मैंने यह जान लिया है कि बुढ़ापा मोहताज होने का नाम नहीं है। यह वह समय है जब आपको अपनी ज़िंदगी की कमान सबसे मजबूती से अपने हाथों में रखनी होती है। अपनी संपत्ति, अपना सम्मान और अपनी शांति किसी भी रिश्ते की वेदी पर कुर्बान मत कीजिए। रिश्ते वो होते हैं जो सम्मान दें, वो नहीं जो आप
की कमजोरी का फ़ायदा उठाएं। दोस्तों, मैं विवेक वर्मा उम्मीद करता हूं कि कमलेश त्रिपाठी जी के इस कड़े लेकिन ज़रूरी कदम ने आपको भी जीवन की एक बहुत बड़ी सीख दी होगी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है और आप चाहते हैं कि हर माता पिता को उनका हक और सम्मान मिले, तो इस वीडियो को शेयर करें और जाते जाते मेरे चैनल वर्मा स्टोरीज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सब्सक्राइब करना समाज में ऐसी ही जागरूकता और भावनाओं को फैलाने में मदद करेगा। जो अभी वर्मा स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें, तो अभी वर्मा स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें और इस परिवार का एक अटूट हिस्सा बने। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और नए जज्बातों के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद।